रास्ते में कैसे पता? नहीं अभी देख ये देख यशु, सॉरी ये बात भी सही है, यशवर्धन। हाँ अब देख आए ना बच्चे। आपसे कोई दूर कैसे रह सकते हैं? हाँ और क्या, मैं अभी कह रहा था ना, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड नाइट सर। कैमरान कैसा है बेटा? मैं भी बढ़िया। वीडियो ऑन कर सकते हो आप अपने। राधे 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 राधे, ये बात। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, लक्ष्य जेई AIR 2024 में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जेई एडवांस 2025 के लिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, और उसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, और केमिकल तो सबको पता है कि सब्सटेंस होते हैं, और सब्सटेंस की स्पीड का मतलब स्पीड उन्हीं को कहा जाता है जिसमें कोई चेंज हो फिजिकल क्वांटिटी में। तो सब्सटेंस के कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है? अमाउंट। तो अमाउंट का जब चेंज देखेंगे पीरियड टाइम में, तो हम वहां पर क्या देखेंगे? तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं हाँ आराम से बोल रहा था। हाँ देखो चेक करो, हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है। वो जब तक यहाँ रहती है ना, तब ये यहाँ रहती है ना, तब तक तो ठीक, जैसे यहाँ हो जाएगी तब तक गायब। अब देखना भाई, कुछ है क्या? सही आवाज तुम्हें सही लग रही है? अरे बताओ ना यार, तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे तुमसे ही बात कर रहा हूँ, उधर देखूंगा नहीं, मैं उधर इसलिए देख रहा हूँ क्या, ताकि मेरी आवाज उधर जाए और माइक इधर रहे कश्मीर वालों चलो, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस के बारे में चैप्टर में पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये आज नहीं पढ़ रहे हम, इस चैप्टर में टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? नाम से पता चल रहा है, रिएक्शंस क्यों होती है, इसका जवाब हमें मिल गया था कहां पर? थर्मोडायनेमिक्स। कैसे होती हैं, उसका जवाब हमें मिलता है काइनेटिक्स से। लेकिन आपके क्वेश्चंस में कोई पूछेगा नहीं कैसे हो रही। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती है, उनमें मैकेनिज्म को ही बोलते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक स्टेप से रिएक्टेंट फाइनल स्टेप में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैकेनिज्म जो डिराइव होती हैं वो केमिकल काइनेटिक्स के मेथड से हम डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का हेल्प एक और हो गया, क्या? किसके लिए? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। कि फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करना काइनेटिक्स की हेल्प से नहीं है, लेकिन रिवर्स जरूर है। रिवर्स क्या है कि आपको मैकेनिज्म दे रखी होगी और उसके काइनेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो चैप्टर के लास्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या हुआ? बुक ही है, बिल्कुल सही है। तो थ्योरी की बात इसलिए लिखते हैं क्योंकि बोर्ड में शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। केमिस्ट्री में अभी इन दिनों बस सब बोर्ड चालू होने वाला है इस साल का, तो जो बच्चे लास्ट ईयर पढ़ रहे थे ना, उनको
समझ रहे हैं ना, धड़कनें बढ़ी हुई हैं सर। बहुत सारे बच्चों की हालत ये खराब है कि सब लिखना आता है, ऑप्शन कर दी ये कर दी, लेकिन अब लिखने में प्रॉब्लम है। नहीं इंग्लिश खराब नहीं, वो उनको पढ़ने का तरीका ही यही था। जैसे अभी तुमने रिवीजन के टाइम पे तुम्हारी कॉपियां देखी थी, क्वेश्चन आया कोने में लिख जा रहे हैं, कोई कैसे लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है। तो लिखते लिखते आपकी पूरी साल भर अगर ऐसी आदत रही तो बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर बोर्ड के शब्दों को भी सही ढंग से रखने के लिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि शुरू से अपनी आदत को अच्छे ढंग से रखो तो हमें लास्ट में टेंशन ना आए। और लास्ट में अगर माइंड हल्का होगा ना तो आपका एडवांस की रैंक बहुत इफेक्टिवली इंक्रीज होगी, बहुत अच्छी होगी, हो जाएगी हमारे पास में। इफेक्टिवली आपकी रैंक बहुत तेजी से चेंज होगी। अब शुरू में आप लास्ट में बोर्ड के लिए सोचोगे तो आपके पास बोर्ड का भी टेंशन रहेगा, और उसी समय जेई मेंस भी है और एडवांस भी। इसीलिए शुरुआत से ही यहाँ पर नोट्स अच्छे ढंग से बनाते चलेंगे और याद करते चलेंगे। सबसे पहला बोर्ड का क्वेश्चन यही आता है, बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं हालांकि, नहीं जेई मेंस और जेई एडवांस में जो एसएसएन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूरी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बस वहां पर थ्योरी पूछ ली जाती है और बोर्ड में लिख ली जाती है, बस ये अंतर है। कि सबसे पहले बात क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ ब्रांच नहीं है, ब्रांच है ये, ब्रांच ऑफ, कोई बात नहीं लिखा है ना तो अपन समझदार है सभी, है ना, ये लो ठीक है। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या क्या और एप्लीकेशन है काइनेटिक्स के। इन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स गवर्निंग रेट्स, इन प्रिडिक्टिंग द कंडीशन फॉर मेंटेनिंग द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई करनी है, रिएक्शन फास्ट करनी है स्लो करनी है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हमें चाहिए, ये हम इस चैप्टर से बता सकते हैं। इन डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन इन सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज रिएक्शन होगी, इसके बारे में भी केमिकल काइनेटिक्स से पता चल जाता है। इन कैलकुलेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कोई रिएक्शन बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है, कोई रिएक्शन बहुत लंबे समय में कंप्लीट होती है, ठीक है। टाइम हमारे लिए इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, ठीक है। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी, चेंज इन एनर्जी, लेकिन काइनेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटी रहेगी, टाइम। टाइम के साथ में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ, इन डिसाइडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम केमिकल काइनेटिक्स से बता सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, केवल इस चैप्टर की एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनर में। बोर्ड की फिर मैं आपको आज फिर बोर्ड के बारे में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फरवरी का महीना आने वाला है अभी अगला, तो ये इस साल के लिए बोर्ड की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का टाइम होता है। प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल साहब जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो इन्हीं से रिलेटेड पूछते हैं। हर चैप्टर में 12th क्लास में आप कहीं जाओगे, लेबोरेटरी में पहुंचोगे, वहां पर कहीं पे भी जाओगे, इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे पहुंचोगे ना, वहां पर सबसे पहले प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाती है। और वो प्रैक्टिकल चीजें क्या है, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है ना, 11th और 12th क्लास साइंस, उसका एप्लीकेशन पार्ट। इसीलिए मैं कभी भी कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ तो आपको पहले एप्लीकेशन बताता हूँ, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में है ना, तो ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनर के पास में पहुंच जाओ, और लेबोरेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। अब बात आता है जेई के लिए क्या बात है। जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट, अच्छा वाला इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कि इसमें हमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना है, इसमें गैसियस स्टेट का यूज करना है, इसमें एडियोमेट्री का भी यूज हो जाएगा, इसमें टाइट्रेशन का भी यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एसिड विथ टाइट्रेशन का यूज होगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन का यूज होगा, सारे चैप्टर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा यूज होगा। साथ में
यहाँ केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में, लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये था, बाकी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में जरूर क्वेश्चन आता है, डेफिनेट और आसान सा चैप्टर रहता है, बहुत आसान सा चैप्टर रहता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो आता ही है, ठीक है। एडवांस में जो मैंने बोले, एडवांस के क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन तब बनता है जब मैंने जितने चैप्टर अभी बीच में बोले उन सब का मिक्स होता है, ठीक है। तो एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता जरूर है, काइनेटिक्स को छोड़ा नहीं जाता। काइनेटिक्स का एप्लीकेशन रेडियो एक्टिविटी में भी होता है। तो काइनेटिक्स आपको दो क्वेश्चन देगी, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में। फिजिक्स में आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पर रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन में काइनेटिक्स का यूज होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस किसके लिए, जेई के लिए दो क्वेश्चन, जेई मेंस में दो क्वेश्चन, ठीक है, और एडवांस में तो जरूर देता है क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिए, आराम से राइटिंग को बराबर जमा के लिखिए, आपके लिए पूरे 10 लेक्चर रखे हमने इसके लिए। लंबा चैप्टर नहीं है वो छोटा सा ही है, लेकिन क्या एडवांस की तरह पढ़ना है इसको। सबसे पहला ऐसा चैप्टर होता है जिसमें दिमाग लगाने की सख्त जरूरत होती है, और इतने सारे टर्मिनोलॉजी होती है कि बच्चा भूल जाता है, इसलिए वो लंबा लगता है 11th क्लास के लिए। और एक थर्मोडाइनमिक्स के बाद में इक्विलिब्रियम है, वो भी लंबा हो जाता है ना। और कौन सा था, रिडॉक्स, छोटा सा अच्छा सा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होता है, कोई भी नहीं। 11th सही तो फिर 12th आसान हो जाती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला पॉइंट, हम इसमें हर चैप्टर में ये टॉपिक तो पढ़ते ही है। रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। अजितेश, सक्षम, सार्थक, क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं सबको? हाँ ठीक है, नो सर, हाँ सर मैं नो, अच्छा हाँ ज्यादा हो गया तो नो लगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट द केमिकल रिएक्शन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू कितने ग्रुप्स, तीन। कौन कौन से? सिंपल सी बात है, माइंड की स्पीड कैसी हो सकती है, माइंड की स्पीड स्लो हो सकती है, फास्ट, फास्ट, वेरी फास्ट और मॉडरेट, तीन तरह की स्पीड होती है, ठीक है। सिमिलरली स्पीड यहां पर रिएक्शन के लिए देखना है, ठीक है। जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन बहुत फास्ट हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इमीडिएट। वाह, थैंक यू। वेरी फास्ट और इमीडिएट रिएक्शन, सही बात है। हाँ, स्पॉन्टेनियस की जगह इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। रिएक्शन डेफिनेशन क्या लिखोगे, रिएक्शन इन विच conversion of reactant into product, reactant into product takes very short time, ठीक है। शॉर्ट टाइम,
तुरंत ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इन अदर वर्ड्स, completion of reaction in fractions of seconds, fractions of second, बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻5 सेकेंड, 10⁻⁻7 सेकेंड, एटसेट्रा। फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, जैसे आपके पास एक रिएक्टेंट है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? आयनिक सॉल्यूशन होता है और एसिडिक सॉल्यूशन होता है। एसिडिक सॉल्यूशन और आयंस इसमें स्ट्रॉन्ग H+ एंड Cl- के फॉर्म में होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए H+ एंड Cl- फ्री फॉर्म में रहते हैं। 11th क्लास की पूरी बात आ गई यूज यहाँ पर। अगर मैं इसमें NaOH ऐड कर दूं तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण से इसमें NaOH में भी आयंस होंगे। इन दोनों के मिक्सिंग होने से, इन दोनों के मिक्सिंग होने से HCl एंड NaCl तुरंत, NaOH तुरंत वेरी फास्ट क्या बना लेंगे बेटा? सोडियम क्लोराइड, ये भी आयनिक कंपाउंड प्लस वाटर, तुरंत बनता नहीं पानी। तो जिन रिएक्शन में आयनिक इंटरेक्शन होता है वो वेरी फास्टली क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आयन का जो इंटरेक्शन है ना, वो डायरेक्शनल इंटरेक्शन नहीं है, वो सभी डायरेक्शनल से एक जैसा होता है आयन का इंटरेक्शन। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के लिए केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो आयन में कैटायन अगर आपके पास में है तो कैटायन के चारों तरफ एनायन कहीं से भी आएगा तो टकरा जाएगा और सिमेट्रिकली अट्रैक्शन होता है चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली नेगेटिव आयन, कैटायन, एनायन, एनायन के चारों तरफ जब कैटायन आएंगे तो सिमेट्रिकली सेम फोर्स से अट्रैक्ट हो जाए चारों तरफ से। ठीक है, तो इसलिए आयन के इंटरेक्शन फास्ट होते हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं कि फास्ट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन को यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन को। जनरली इरिवर्सल रिएक्शन हम किस तरफ लेके जाते हैं? वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। पार्थ, आदित्य, शुभम, देव, सार्थक, अंगद, क्लियर बेटा? अग्निवा, ये अग्निवा दो कैसे हो रहे हैं? दो हैं क्या? पर नहीं, एक ही, दो जगह एक नाम आ गया था। अच्छा कामरान, यस ठीक है ना? यस फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आगे बढ़े बेटा? यस ओके, अब आता मॉडरेट रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ reactant into product
into product takes moderate time और मीडियम टाइम, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जिन रिएक्शन में, रिएक्शन इन विच कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट टेक्स moderate time called as moderate reaction. जनरली मॉडरेट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन आएंगी? जनरली मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन आती है जहां कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में आप जानते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते हैं और ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। अगर मॉलिक्यूल प्रॉपर डायरेक्शन में आपस में कॉलिजन नहीं करेगा तो प्रोडक्ट या नए बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जब रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ में रखेंगे, जैसे कि डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसको गैस को डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस गैस का को गर्म करते हैं तो ये गैस वैसी गैस को अगर अपने सफिशिएंट एनर्जी नहीं दी तो NO2 और O2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर मैंने इसको गर्म किया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया, तो इसमें बॉन्ड कैसे है, आयोनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कारण से यहां पर ये हीटिंग से ये डिसोशिएट होंगे, ब्रेक होंगे और NO2 गैसियस एंड ऑक्सीजन गैसियस, ठीक है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ NO2 गैसियस एंड 1/2 O2 गैसियस। कौन बोला NO3? नहीं बनता इसमें NO3, है ना बेटा, NO2 गैसियस और ऑक्सीजन गैसियस। तो यहां क्या हुआ, ये रिएक्शन वापस कन्वर्ट हो सकती है इसमें? हाँ हो सकती है, अगर इसमें प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन करेंगे तो। और ये N2O5 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड की जो रिएक्शंस होती है ना, या को नए बॉन्ड जब कोवेलेंट बनते हैं, यानी कि अब जब आप इसे तोड़ोगे तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनेगा। याद करो थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण से मैं इसको गर्म करूंगा, इसे तोड़ूंगा तो एटम में कन्वर्ट होगा और एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो अब एटम बॉन्ड तो बनाएंगे, लेकिन जब वो प्रॉपरली ओरिएंट होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा नया। हर एक, क्या नाइट्रोजन एटम आयनिक तो है नहीं हुई, NO2 बॉन्ड बनाने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन में आना पड़ेगा उनको। एक ऑक्सीजन ऐसे आया तो एक ऑक्सीजन ऐसे आया मान लीजिए, प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन होना पड़ेगा तभी तो NO2 बनेगा। मैंने बॉन्ड बीच में नहीं बनाया, बॉन्ड तो फीलिंग है, बस शो नहीं कर रहे हम फीलिंग को, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएंगे प्रॉपर डायरेक्शन में आएंगे तो थोड़ा टाइम लेंगे कि नहीं लेंगे? और आयनिक इंटरेक्शन में कोई टाइम लेने की जरूरत ही नहीं होती है। आयनिक इंटरेक्शन में चारों तरफ से कहीं से भी दिखेगा इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए टाइम वहां पर कम लगता था और यहाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लगे। अंगद कुछ कहना चाहता है? नहीं, अच्छा क्या नाम है इसका? ये क्या है? वाटर, HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड मीडियम में, ठीक है। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? हाँ ठीक है बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, है ना, और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या बन रहा है? C6H12O6 and C6H12O6, दिस इज सुक्रोज। सुक्रोज को मैंने S से रिप्रेजेंट किया, लिख लेना, S मीन्स सुक्रोज, G ग्लूकोज, F फ्रक्टोज। आपने वो पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेर? अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, ऑप्टिकल में ऑप्टिकल आइसोमेर पढ़ी ना, उसका भी यूज होता है इसमें।
हाँ हाँ, आइसोमर बन रहे हैं भाई, तो ऑप्टिकल आइसोमर के कारण से नाम अलग अलग होगा। इंसान तो ये भी है, इंसान तो भी है, नाम अलग अलग है। दो भाई एक ही फैमिली के, लेकिन नाम अलग अलग है। जुड़वा अगर होते हैं तो भी उनके नाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग अलग होती है। तेड़वा देखो, अच्छी रैंक लाने के लिए शांति से जो पढ़ाया जाए उसे सुनना भी चाहिए, और उसे इतना अच्छे ढंग से सुनना चाहिए कि घर पर उसको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, ये अच्छा तरीका होता है। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत फटाफट फटाफट सिलेबस में आगे बढ़ने लग जाता है क्वेश्चंस, ताकि क्लास में अच्छे से ढंग से ज्यादा हो सके। ओके बेटा, वेरी स्लो रिएक्शन, घनी स्लो। हाँ भाई, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो। एप्रिसिएबल कन्वर्जन ऑफ reactant into product takes very long time. एप्रिसिएबल, इस बात मैंने क्यों लिखा एप्रिसिएबल, इसलिए लिखा कि प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली हम इतना अमाउंट तो मेजर कर सके, जिसे प्रैक्टिकली जितना अमाउंट हम मेजर कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं एप्रिसिएबल अमाउंट। क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लेती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई एक क्वेश्चन को आप कितनी देर तक सॉल्व कर सकते हो कामरान? सक्षम? एक क्वेश्चन को कितने देर तक सॉल्व कर सकते हो? जितना टाइम लगेगा, और नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक, या जितना टाइम लगेगा? कोई तो तुम्हारी लिमिट होगी ना। 10 मिनट। यशवी? यस सर, 5 मिनट। 5 मिनट। यशवर्धन? जब तक होता नहीं। हाँ अब तुम बता दो। जब तक नहीं हो, भले 3 घंटे लग जाए। अच्छा, आधे घंटे, 1 घंटे, है ना? बस उसके बाद क्या लगता है उस क्वेश्चन में? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, टाइम चला गया। यहाँ पर भी ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन में 1 घंटे तक बैठे रहो तो आपको रस्ट दिखेगी भी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे पता करें, लॉन्ग टाइम लग रहा है एप्रिसिएबल कन्वर्जन के लिए, सो देखना चाहे तो भाई लोहा रख दिया हवा पानी की प्रेजेंस में, सो गए आराम से। हाँ मिल जाएंगे आप, 1-2 महीने बाद देखो तो थोड़ा सा, 1-2 महीने बाद ही चालू हो जाता है वैसे, है ना? आपसे मिलने से पहले तो हमारा दिमाग भी रेस्ट हो। आपके मिलने से पहले बोला था। मेरे मिलने से पहले? अच्छा ठीक है। आपसे मिलने के बाद सब गायब हो गए। दिमाग भी गायब हो गया ना, कि रस्ट गायब हो गई? रस्ट की बात कर रहा है दिमाग की। हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखिए पहले से हम LIC करके आते हैं अपनी अपनी खुद की, ध्यान रखना। अब इसका मतलब तेरे को 1 साल बाद समझ में आएगा। मैं समझ गया। इन बातों को समझ जाता है। हाँ यही था क्या वो? हाँ भाई, तो बच्चों यहाँ पर एप्रिसिएबल का मतलब समझ में आ गया, वो अमाउंट जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको कहेंगे। और क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लग रहा है
अब भाई 1 महीने के बाद रस्टिंग हो रही, तो रस्टिंग में क्या होता है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, Fe2O3 XH2 Fe2O3 डॉट XH2 टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहां पर केवल एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। हाँ जी, अब इन तीनों रिएक्शन को देखकर कोई क्वेश्चन बन सकता है? यस, क्या क्वेश्चन बनेगा? बोर्ड में बनेगा, क्लासिफाई द रिएक्शन एंड डिफाइन द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने नोट्स में लिखा दिया, उसे अच्छे ढंग से याद करके चिपका देना। अब मेंस के लिए क्वेश्चन कैसे बनता है, जेई के लिए नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में रटने वाले क्वेश्चन कम आते, वो इन और नहीं आ जाएंगे, रटने वाले मतलब समझ के याद कर। हाँ हाँ, क्या कह रहा है, बोल दे। हाँ बिल्कुल, देखो मैं कल भी बोलने वाला था परसों, तो मैंने ज्यादा बात बढ़ जाएगी। क्या होता है, केमिस्ट्री मोस्ट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, मोस्ट, केमिस्ट्री पूरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आते बच्चों को। क्यों? कि उनको लेबोरेटरी में ही समझ सकते हो, अच्छी लेबोरेटरी, उन अच्छी लेबोरेटरी में पहुंचने के लिए औकात चाहिए। औकात का मतलब आइए, हाँ ये जो दिखाया ना उसका मतलब यही है। हाँ वो मार्क्स अरे यार, मार्क्स का मतलब है कि आप पहले अच्छे बीटेक करिए, एमटेक करिए, एमएससी करिए, कहीं से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, तब आपको वहां लेबोरेटरी मिलेगी, तब आपको प्रैक्टिकल समझ में आएंगे, ये बात है। इसीलिए एनसीईआरटी के बारे में हर एक टीचर बोलता है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी को किसने लिखा है? पीएचडी करने वाला। पीएचडी कौन करता है? जो लेबोरेटरी में करा। हाँ बेटा, कामरान क्या करा? क्या चीज? नहीं, ऐसी और बहुत सारी बुक्स लिखी है मैंने, अपने राजस्थान बोर्ड की बुक, राजस्थान बोर्ड की बुक में मेरा नाम है। राजस्थान बोर्ड की, हमारे बोर्ड की मेरे साथी हैं, उनको मैंने पूरा सपोर्ट दिया है। और जेई में आप नाम देखते ही हो, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी नाम, मैं अपना नाम नहीं लिखवाता हूँ, क्योंकि काम से मतलब होता है, मैं काम ज्यादा चाहता हूँ, क्योंकि मैं वर्कोहलिक हूँ, नॉट एल्कोहलिक। ध्यान से सुन लो, अपने ओपन कर लो भाई, हाँ गलत मत सुन लेना। हाँ देखो, काम करोगे, काम ही आपके काम की ही पूजा होती है, ठीक है, आपके शरीर की कोई पूजा नहीं करेगा। आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ के लोग भी पढ़ा रहे, ठीक है, कहने का मतलब मेरे काम को देख के ही मेरी पूजा होती है, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा तो बैठे हुए मैं कुछ नहीं पढ़ाऊं तो सर समझ में नहीं आया, मजे नहीं आ रहे, तो वो वाली बात है। तो कहने का मतलब है कि काम से ही चलेगा भैया कामरान। तो मैं पीएचडी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पीएचडी करी तो मैं बुक लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी नहीं, बोर्ड की, हमारे राजस्थान बोर्ड में भी चलती है, उसमें भी है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी बुक डलवा रखी है हमने, और यूनिवर्सिटी की बहुत सारी बुक्स में मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और मेरे बारे में बताने लग गया, पढ़ा रहा। हाँ भाई, क्या करना है अपन को? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये देखा जाए, कॉन्सेंट्रेशन से टाइम, CON पावर एन, CONC की पावर N, कॉन्सेंट्रेशन लिखा बच्चों, ठीक है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी? वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस। आइसोथर्मल क्या होता है? अरे यार, टॉपिक को वहीं रखने दे,
एक टॉपिक को दूसरे में मिक्स कर रहे हैं। हर जगह थर्मोडिक्स हाँ पेपर के पहला पहला झटका हमेशा याद ही रहता है। पहला झटका तुम्हें किसका, एसी का लगा होगा ना, थर्मोडाइनमिक्स का कि गैस का? क्लास की टाइमिंग मैं चैप्टर की बात कर रहा रे। 2024 में तो कभी नहीं हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? वो समय की नजाकत थी यार। अब ये थर्ड वाला क्या है? ठीक है चलो ओके बेटा। अब आता है सर रेट ऑफ रिएक्शन। अगला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए पहले समझ लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं। रेट, साइंस में रेट का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। रेट लिख रहा हूं मैं, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री के लिए बोलना चाहे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स बोलना चाहो तो फिजिक्स के लिए, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बेटा। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में जब कभी कोई रिएक्शन होगी, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में जब कभी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। अब रिएक्टेंट का आप अमाउंट किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम रेट मेजरमेंट करते हैं। लेकिन यार ये किसके रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करें, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करें या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करें? बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम हो जाए, कंफ्यूजिंग टर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखो तो रिएक्टेंट टाइम के साथ में एक जैसा नहीं रहता, लगातार चेंज होता रहता है। और उसका डिक्रीमेंट कैसे होगा, उसका डिक्रीमेंट किस तरह से होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें रेट मेजरमेंट होगी। और प्रोडक्ट का भी इंक्रीमेंट कितना कैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का रेट मेजरमेंट होगा। लेकिन हम तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने क्वेश्चंस के बेसिस पर, जेई मेंस के क्वेश्चंस के बेसिस पर जब आपको मेजरमेंट करना हो तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करो या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करो, आंसर सेम आना चाहिए। क्योंकि रिएक्शन एक सिस्टम है, रिएक्शन एक सिस्टम है। ये कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कंटेनर में अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम में चेंज हुआ। तो ये तो आप कहोगे सर पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट चेंज हुआ? तो फिर हम यहाँ पर लेबोरेटरी में जाते हैं और वहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो वहां एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट का तरीका मैंने यहाँ पर शब्दों में लिखा रखा है। तो पहले उस शब्दों को अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में महसूस करेंगे क्या होने जा रहा है। पहले मैं आपको बताऊं कैसे होता है कि यहाँ पर ये कंटेनर है, कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन जब हुई तो हमने क्या किया, जैसे आपको याद हो तो एसिड बेस टाइट्रेशन, हमने क्या कर दिया कि दो सब्सटेंस मिक्स कर दिया एसिड बेस। कोई सब यहाँ रिएक्शन हो रही है तो इसमें से कुछ स्मॉल अमाउंट को हमने बाहर निकाल लिया, सॉल्यूशन को बाहर निकाला, और जो स्मॉल अमाउंट सॉल्यूशन दूसरे कंटेनर में बाहर निकाला उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज मतलब नहीं,
फ्रीज करने वाला उसकी रिएक्शन रोक दी। रिएक्शन कैसे रोकूंगा बताओ? हाथ से पकड़ के नहीं, उसका टेम्परेचर कम कर दो, उसका टेम्परेचर कुछ समय के लिए कम कर दो, चारों तरफ क्या रख दो? आइस। कंटेनर के चारों तरफ आइस रख दो, तो तुरंत क्या हो जाएगी? जो जिस स्पीड से रिएक्शन इस कंटेनर में हो रही है, दूसरे कंटेनर में वो रिएक्शन क्या होगी? जो स्मॉल अमाउंट आपने निकाला था वो थोड़ी समय के लिए रुक जाएगा। जैसे अपन गर्मी से आते हैं ठंड में और बर्फ सामने आ जाए तो अपन थोड़ी देर के लिए सन्न हो जाते हैं, कोई एक्टिविटी बंद, कुछ समय के बाद में अपने टेम्परेचर से वो आइस मेल्ट हो जाती है जो चारों तरफ की है, क्योंकि आप हॉट है उस समय, इसलिए आइस मेल्ट हो गई, तो अब वो उसके बाद में आपके अंदर एक्टिविटी आने लगती है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी होता है कि कंटेनर के से हमने कुछ सॉल्यूशन बाहर निकाला, उसे स्टॉप कर दी उसकी रिएक्शन को, और फिर उस सब्सटेंस को हमने टाइट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? टाइट्रेट। मान लीजिए इसमें से जो सॉल्यूशन निकाला वो एसिड है, शुरुआत में T इक्वल टू 0 मानेंगे उस समय को, और हमारे पास जो एसिड है एक कंटेनर में ले लिया, उसके चारों तरफ आइस रख दी, आगे रिएक्शन नहीं होने दी, और तुरंत उसे बेस के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड बेस टाइट्रेशन होने दिया। कहीं पढ़ा है एसिड बेस टाइट्रेशन बच्चों? पार्थ, आदित्य? नहीं, मैं मुझे कहा कहीं पढ़ा है क्या? किसने पढ़ा है? ये नहीं, कामरान सब? हाँ पढ़ा है। ओके, तो एसिड बेस टाइट्रेशन T इक्वल टू 0 पर पता कर लेंगे। ठीक है, उसका कितना अमाउंट T इक्वल टू 0 पर बेस जब मैं ऐड करूंगा उससे एसिड का अमाउंट पता चल जाएगा। फिर 5 मिनट बाद, कोई 5 मिनट कोई गारंटी नहीं है, 10 मिनट भी हो सकता है, 7 मिनट भी हो सकता है। 5 मिनट बाद जो बोतल में सॉल्यूशन था ना, उसमें तो रिएक्शन अपनी स्पीड से चल रही थी, नेचुरल स्पीड से, उसमें से फिर सॉल्यूशन को बाहर निकाला, और जो सॉल्यूशन बाहर निकाला वो अगले फ्लास्क में रख दिया, और उसके चारों तरफ क्या रख दिया? आइस। चारों तरफ आइस रख दी, और उससे क्या हो जाएगा? आइस रखने से क्या हो जाता है? रिएक्शन रुक जाएगी। और फिर हम इसके अंदर जितना एसिड बचा है उसको किससे टाइट्रेट करेंगे? बेस से। और अगर रिएक्शन मिक्सचर में बेस होता तो किससे टाइट्रेट करते? अगर रिएक्शन मिक्सचर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो किससे टाइट्रेट करते? रेड्यूसिंग एजेंट। और रेड्यूसिंग एजेंट होता तो? प्रैक्टिकल बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने 5 मिनट पर जो बाहर निकाला ना, उस समय कितना एसिड यूज हुआ ये पता चल गया। तो T इक्वल टू 0 पर एसिड का अमाउंट, T इक्वल टू 0 पर टाइम 0 मिनट पर कितना रिएक्टेंट था? मान लीजिए A था, वो पता कर लिया हमने, है ना। और टाइम 5 मिनट पर हमने टाइम रिएक्टेंट का अमाउंट निकाल लिया। A से कुछ कम होगा बेटा, कितना होगा वो प्रैक्टिकली निकाल लिया, प्रैक्टिकली सबको समझ में आ गया। और रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री अगर 1:1 है, यहां नंबर 1 है, यहां नंबर 1 है, क्योंकि हम सब नंबर 1 है, तो इसमें से x अमाउंट कम हुआ तो ये क्या बनेगा बेटा? अगर यहाँ 2 हो जाता, 2 नंबर हो जाता, तो 3 नंबर हो जाता, तो यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता, तो x/2, 2x नहीं, इधर 2 इधर x 1, तो x/2, इधर 3 इधर 1, इधर 4 इधर 3। समझ में आ गया? मोल कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा। ठीक है, तो यहां से आपने प्रोडक्ट का चेंज अमाउंट पता कर लिया। चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर लार्ज गैप है तो डेल्टा, शॉर्ट है तो डी, डेल्टा ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? x, एंड चेंज इन द रिएक्टेंट x होगा, माइनस कैसे? चेंज निकालना नहीं आता आपको। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। -x आ रहा है, ओ हो, ये -x है, माइनस क्या शो कर रहा है? डिक्रीमेंट। यही तो कहना चाह रहा है। तो यहां पर आपके पास ये माइनस, ये साइन जो आएगा वो डिक्रीमेंट शो करेगा।
डिक्रीमेंट, और यहाँ प्लस साइन है इंक्रीमेंट। तो मैं क्या सिखाने जा रहा था, आपको रेट के बारे में बता रहा था, प्रैक्टिकली कैसे रेट मेजरमेंट करते। लिखना नहीं है, लिखना नहीं, बस समझ लो, सुन लो दोबारा से। तो मैंने यहां पर आपको जो बोर्ड पर लिखा है रेट का मीनिंग बताया। अब मैंने जो अमाउंट लिया वो मैंने आपको, जो टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम निकालते क्या है बताओ, एसिड के कितने मोल है वो निकाल लेते थे कि नहीं, ये मोल आ गया। और कंटेनर का वॉल्यूम पता हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो, तो क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो सर अमाउंट फिजिकल क्वांटिटी तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में हो सकती है, वो प्रेशर के फॉर्म में हो सकती है। सब प्रेशर के फॉर्म में सॉल्यूशन फेज में मत लेना। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में प्रेशर का टर्म यूज नहीं होता। तो बताओ प्रेशर कहां यूज होता है, ये कहां पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था इक्विलिब्रियम में। तो जब गैसियस रिएक्शन होंगी वहां अमाउंट को हम मोल या प्रेशर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोल को मास से भी रिलेट कर सकते हैं। धत्तेरे की, इसका मतलब सर रेट की यूनिट तो काफी कुछ हो जाएगी। रेट की अगर डेफिनेशन बोले चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, तो फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होगी उस पर बेस रेट की यूनिट होगी। ठीक है, टाइम की यूनिट अगर मान लें कि हम मिनट में ले रहे हैं, तो ये मिनट में, तो फिजिकल क्वांटिटी किस में लेके चल रहा है उस पर चलेगा। एक साल बाद बच्चों से पूछा जाता है रेट की यूनिट क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं मोलैरिटी पर मिनट। क्यों? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वो मोलैरिटी की सॉल्व करते हैं। तो ऐसा मत याद करना बेटा, मोलैरिटी केवल तब होगी जब एक्वस सॉल्यूशन हो। अगर कोई गैसियस मिक्सचर हो तो वहां पर प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, और मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, और तो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रेट क्या है, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट के, या आपने फॉर्मूला लिख लिया, चलो। इफ अमाउंट या फिजिकल क्वांटिटी, if physical quantity of substance is taken in terms of capital M. Capital M means molarity, mole per liter. तो अभी लेबोरेटरी में जो मैं आपको एग्जांपल से सिखा रहा था, वो क्या सिखा रहा था, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में सिखा रहा था, तो इसलिए मैंने कंसंट्रेशन ले लिया। अब चेंज इन रिएक्टेंट, और मैंने आपको सिखा रखा है स्क्वायर ब्रैकेट लिख रखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसे यहां पर भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या करो बेटा, हाँ बच्चों, सबका हो गया भाई, आदित्य, सक्षम, कामरान, ओके। ओके, चलिए बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो मैंने केवल रेट लिखी है, तो अब रेट आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस।
क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ROD। ठीक है, इसके बारे में लिख लो, इट इज एप्लीकेबल फॉर रिएक्टेंट तो ROD कैसे लिखोगे बेटा, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन को डेल्टा टी। ठीक है बेटा, और बच्चों आप डिसअपीयरेंस रेट निकाल रहे हो, ध्यान रखना माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीमेंट या डिसअपीयरेंस कितना हो रहा है, इसलिए ध्यान रखना जब आप यहां डेल्टा रिएक्टेंट लिखोगे, डेल्टा टी लिखोगे तो आ जाएगा -x अपॉन टी, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन हम लिखते हैं ना, वो किससे आया, डेल्टा रिएक्टेंट से आया अभी। तो आप हमेशा ध्यान रखना रेट जो है केमिस्ट्री के लिए स्केलर क्वांटिटी, रेट का दूसरा नाम स्पीड और इसे वेलोसिटी भी बोलेंगे। जैसी वेलोसिटी बोलते हैं वो बच्चे फिजिक्स की तरफ चलते हैं, वहां तो वेक्टर क्वांटिटी थी, केमिस्ट्री उल्टा है, लाल पीला नीला सब कुछ होता है, ऐसा नहीं भाई, बड़े लॉजिक है हर चीज के, ऐसे ही। हाँ बेटा सब समझ रहा हूँ कामरान, तो बेटा हर चीज का लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि इसको समझने के लिए सन्यासी बनना पड़ता है, तब समझ में आएगा। अभी तुम्हें इनडायरेक्टली यही तो बोला कि अच्छी लेबोरेटरी में जाओगे तब पता चलेगा, कोई लेबोरेटरी में गया ही नहीं हो केमिस्ट्री की अच्छी ढंग से, हाँ घूमने गया हो वो अलग बात है। हाँ हम तो भाई लेबोरेटरी में रहे, मैं लेबोरेटरी में रहा हूँ, मैं रात में तो लेबोरेटरी में चलते थे, तो मतलब रात भर वहीं रहता था मैं, भूत की तरह। हाँ तो इसलिए हमें पता है कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर रेट जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव ही रखनी है अपन को, रेट वेलोसिटी स्पीड तीनों एक ही बात है केमिस्ट्री में। ये इसलिए बोला जा रहा है केमिस्ट्री के लिए कि आप किसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, तो रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस अगर गैसेस फॉर्म में है तो क्या प्रेशर, जब हम देखेंगे गैस का होमोजेनियस गैसेस होते हैं तो सिस्टम होता है, तो प्रेशर क्या डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, अरे बोलो, अरे मेरे ऑनलाइन भाइयों, हाँ भाई सज्जनों, यशवर्धन, हाँ तो भाई बताओ प्रेशर क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो फिर जब मैं केमिस्ट्री के गैसेस रिएक्शन की रेट मेजरमेंट करूंगा तो वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं करने का। क्यों यहाँ लड़ाई झगड़े की बात क्यों आई, कि दिमाग में आ जाए फिजिक्स में ऐसा होता है केमिस्ट्री में ऐसा होता है, नहीं यार ऐसा नहीं, केमिस्ट्री में कहां लगा रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर मेरे पास मोल है, मैं अगर अमाउंट मोल में मेजरमेंट कर रहा हूं या कॉन्सेंट्रेशन में मेजरमेंट कर रहा हूं, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन मोल गैस सबसे गैसेस रिएक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा क्या, सभी बच्चे बोलो, हाँ हाँ नो सुन रहा हूं मैं आजकल, हाँ ठीक है चलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, अमाउंट हमारे लिए केमिस्ट्री में कैसा है भाई, स्केलर, और टाइम भी स्केलर, स्केलर का रेशो स्केलर, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का आंसर नेगेटिव मत लाना,
तो आप क्या कर देना, माइनस लगा देना पहले से माइनस लगा देना। आरओडी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा रिएक्टेंट नेगेटिव आना ही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। थैंक यू। पानी इसमें क्या है? किसमें? HOH ROH लगा है। ROH नहीं, HOH। ROH में रात में लेता हूँ, दिन में नहीं लेता। नहीं मानो तो देखो अभी भी जेब में लेके घूमता हूँ, क्योंकि मेरा PhD का टॉपिक यही है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्या है कि सर्दी जुकाम की दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कंटेंट देखो, कोई अल्कोहल। मुझे तो कभी नहीं मिला। हाँ या तो सभी नहीं मैं हाँ, तो बच्चों ये अल्कोहल सभी मतलब सिरप वगैरह में सब में आता है, ऐसी कोई बात नहीं, सभी पीते हैं। तो लिमिटेड अमाउंट में सब कुछ लो तो कोई टेंशन नहीं, ले ही लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये अल्कोहल है। ये होम्योपैथी मेडिसिन है जो तुमने याद दिला दी मेरे को, डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे कोई याद दिला दे तो ले लेना। हाँ बच्चों, सबको समझ में आ गया ये HOH की बात क्यों हुई थी और ये दवाई कैसे ले ली हमने। आपको पता चले अल्कोहल होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। चलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपने देख लिया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस, भाई अपीयरेंस किसके लिए लिखेंगे, फॉर्मेशन किसका होता है, इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस का दूसरा नाम होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट बहुत सारे चलेंगे यहां पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस, ठीक है। ROF रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फर्मेंटेशन। इसको चेंज कर देता हूं मैं, ROA ओए रेट ऑफ, हंसी मजाक मत, नहीं बेटा हंसी मजाक मत करो नहीं तो उड़ जाओगे। रेट ऑफ अपीयरेंस, हाँ भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या फॉर्मूला हो गया भाई, डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये अपने आप ही पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये टर्म किसके लिए यूज की जाएगी, इट इज एप्लीकेबल ठीक है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा, रेट पढ़ा, रेट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ा, ठीक है। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन। सर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखना हो ना तो आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखो या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखो, सेम आएगा, सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कैसे सेम आएगा। तो जैसे कि मेरे पास ये 2A कन्वर्ट इंटू 3B है, एग्जाम्पल के लिए 2A कन्वर्ट इंटू 3B,
टाइम t इक्वल टू 0 पर आपके पास ये 1 m है और ये सन्नाटा है 0, ठीक है। और टाइम 5 मिनट पर सपोज ये 0.5 कैपिटल है, तो बताओ b कितना होगा? 3/2 इंटू 0.5 कितना हो गया? पॉइंट। तो बच्चों आपके पास ROD किसके लिए लिखोगे? ए के लिए। दिस इज इक्वल टू कितना होगा? 0.5/5 एंड ROF या ROA है ना ऑफ B इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्यों? अरे कहां से लेके कहां ले आए? जो पढ़ा है उसको तो देख। अभी थोड़ी देर पहले ROD सिखाया, उसमें कहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करवाया? ROA में कहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करवाया? नहीं। तो मैंने तो ROD और ROA निकलवाया यहां पर, लेकिन मेन है रेट ऑफ रिएक्शन। इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.1 और इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0.15। इसका मतलब यह हुआ कि 5 मिनट में ए का अमाउंट जब 0.1 डिसअपियर हो रहा है, उस समय पर बी का अमाउंट कितना बन रहा है? 0.15। अब दोनों के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर सेम आना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए अगर आप ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे या बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, कब ये बराबर आएगा? हाँ, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करो। यहां अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं और यहां 3 का डिवाइड कर दूं, देखो आंसर सेम आएंगे कि नहीं? समझ में आ गया? ये मैंने एग्जांपल से सिखाया, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस एग्जांपल। अगर मैं इस एग्जांपल में यहां पर ए के आगे न्यू1 लिख देता हूं और बी के आगे न्यू2 लिख देता हूं। न्यू1 न्यू2 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंसेस। देन हमारे पास यहां क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन न्यू1 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अपॉन न्यू2। निनांश मुझे बताएगा कि अगर मैं अमाउंट को मोलैरिटी में लेके चल रहा हूं तो बता रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? हाँ, टाइम मिनट में। जब मिनट लिखा ना, हाँ बता क्या क्या लिखेगा? मोलैरिटी पर मिनट। कितने स्टूडेंट कहते हैं कि मोलैरिटी पर मिनट में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट? हाथ खड़े करो। जिन्होंने हाथ खड़े किए मैं उनसे एक्सप्लेन भी करवाता हूँ, है ना? हाँ, सार्थक को पता भी है। बात यशवी कहाँ है बेटा? कहाँ है? सेकंड पेज पर है क्या? हाँ, और सेकंड स्लाइड पे जो कौन है मेरे को दिख नहीं रहे। कर्सर का है, हाँ नीचे कर लो, हाथ थक जाओगे नहीं तो। तुम तो ऊपर रखो, ऑनलाइन वालों वो कहाँ थकेंगे। हाँ, ये भी है शो यशवी कामरान। अच्छा इधर है सेकंड पेज पर। श्रेष्ठ शुभम तो ये मैनेजर है। हाँ चलो बेटा, तो यशवी क्यों ऐसा किया तुमने? इसके बारे में क्या किया तुमने? तो इसको मोलैरिटी पर मिनट बोला, ये इसका भी तो यूनिट होना चाहिए। कोएफिशिएंट है इसलिए। कोएफिशिएंट की कोई यूनिट होती है क्या? हाँ, कोएफिशिएंट एक रेशो होता है और रेशो
कोई यूनिट तब नहीं होती जब सेम अमाउंट में होते रेशो। ऐसे मत बोलना कि रेशो की कोई यूनिट होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी तो रेशो है मास और वॉल्यूम का, इसकी यूनिट होती है कि नहीं होती है? और लेकिन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट नंबर रेशो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस पर यूनिट टाइम, है ना, या पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? या तो आरओडी या आरओएफ, इन दोनों में से चाहिए, फिर उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करना है। क्यों भाई, समझ में आया? तू पहले से ही लगा रहा था। तो आइए, रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जो मैंने लिखा है ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तब लिखा जब ये मान के चल रहा हूं आर कन्वर्ट इनटू पी। ठीक है, लिख लो। 100% मानते। थैंक यू कामरान। किस लिए? अरे यार वो कल से दवाई नहीं ली थी मैंने, मैं भूल गया था, चक्कर ये है। आपसे रोज याद नहीं। अरे हर महीने में दिला देना। ठीक है, कल से याद दिला देना, हाँ? ऐसे ही कर दिया मैंने यार, कहीं गलती से तुमने यार रिएक्टेंट के लिए ले लिया तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव आ जाएगा ना बेटा, तो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वहां तो मैंने आरओडी और आरओएफ लिख दिए थे तो वो तो पॉजिटिव आने ही थे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पॉजिटिव नहीं आ सकता था। प्लस साइन किसके लिए यूज करेंगे? फॉर प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, और माइनस फॉर रिएक्टेंट। और बच्चों ध्यान रखना, जितने भी अभी तक कैलकुलेशन सिखाई है वो कौन सी रिएक्शन के लिए सिखाया है जिसमें अमाउंट किसमें लेके चल रहे हैं? मोलैरिटी में। ठीक है बेटा, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि सर अगर हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? न्यू1 आर कन्वर्ट इनटू न्यू2, देन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डीसी बाई डी। अब मैंने स्मॉल डी लिख दिया, कोई टेंशन मत करना। हाँ, कभी डेल्टा लगा रहा हूं, कभी डी लगा रहा हूं, डीसी बाई डी। ठीक है, और क्या करूं? माइनस साइन या प्लस साइन। इसमें अगर रिएक्टेंट लेता हूं तो कौन सा साइन लूंगा? डिवाइडेड बाय न्यू1 इज इक्वल टू 1 बाय न्यू2। तो उस साइड तो पी होगा ना? हाँ पी होगा बेटा, पी होगा। वो यार दवाई का नशा, कोई बात नहीं, जाने दे। रिकॉर्डिंग से क्या होता है, रियलिटी जाननी चाहिए ना। मैसेज ये भी तो दिया लिमिटेड। अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन के बाद कि सर इसमें टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल के लिए मेजरमेंट किया जाएगा तो उसे बोलेंगे एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले सुन लो फिर समझाता हूं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ने, सेकंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब होता है कि सर हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल में मेजरमेंट कर रहे हैं। टाइम इंटरवल, कोई कहते हैं कि 0 से लेकर 5 मिनट के, 0 से 5 के टाइम दे दिया आपको, इसमें रेट मेजरमेंट करो, तो उसने टाइम दे दिया आपको, दो अलग अलग टाइम दे रखे हैं। 0 से 1 मिनट दे दिया तो भी टाइम, दो अलग अलग टाइम दे रखे हैं। लेकिन अब वो क्या है कि एट 5 मिनट, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर 5 मिनट पर मेजरमेंट करना है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मींस व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन for time interval, or when rate of reaction measured at an instant, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब मेजरमेंट करेंगे तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ऐसा क्यों होता है कि जब टाइम इंटरवल पर रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेट, रिएक्टेंट का अमाउंट एक जैसा नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। शुरू में अमाउंट बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व कुछ ऐसा है। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो क्या इसका स्लोप एक जैसा है? यहां स्लोप अलग है, 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 स्लोप अलग अलग है, तो चेंज इन अमाउंट अलग अलग है, तो रेट भी अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग होगी। इसलिए एक पर्टिकुलर एवरेज रेट पूछिए तो इसका मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर रेट पूछिए तो वो रेट क्या होगी? एवरेज रेट। ठीक है बेटा। जैसे कि अगर मैं ये T1 टाइम और ये T2 टाइम इसके लिए मेजरमेंट करना चाहता हूं तो T1 से T1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ये है और T2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉन्सेंट्रेशन, तो T1 से T2 पर रेट मेजरमेंट करेंगे दिस अपॉन दैट। ठीक है बेटा। चलो ऐसे ही जब अपन प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी ये T1 टाइम पर ये कॉन्सेंट्रेशन और T2 टाइम पर ये कॉन्सेंट्रेशन, T1 एंड T2, तो यहां ये गैप प्रोडक्ट का चेंज और ये टाइम इंटरवल, यहां पर ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज और ये टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा। टाइम इंटरवल पर जब रेट मेजरमेंट करेंगे तो एवरेज रेट कहलाएगी। सबको क्लियर है बेटा? हाँ, इसीलिए रामायण लिखी है।
अब बहुत देर हो गई यार, मैं बोले जा रहा हूँ, अब आपको राइटिंग बनानी है। अभी सुन तो लो क्या क्या बोला है, अपन सब मिलजुल के पढ़ेंगे। हाँ, ए डिफिकल्टी अराइजेस इन स्टेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एज अबव, जो भी मैंने पढ़ा है शायद उसमें से कोई स्टेटमेंट होगा। एज अबव, एज अबव मतलब जो मैं सिखा रहा था ना थोड़ी देर पहले, वो एक बोतल ली थी, उसमें रिएक्शन मिक्सचर था, उसमें से एनसीआर है ना। हाँ, दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहीं पढ़ा है क्या? क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? सक्षम बताएगा, सक्षम। The rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. हाँ ठीक है, हाँ इसमें से तो देखना था। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो लगातार वो कम होता जा रहा है, while those of the products keep on increasing. Therefore, the rate of reaction does not remain constant throughout. Thus, the rate of reaction as defined above is the average rate of reaction during the time interval chosen. सबको क्लियर हो गया बेटा? लिख लो इस पैराग्राफ को लिखने से पहले और एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। हाँ, टू नो द रेट ऑफ द रिएक्शन, ओहो, टू नो द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पर हमें रेट मेजरमेंट करनी है। अभी टाइम इंटरवल के लिए तो रेट मेजरमेंट अभी दिखाया था, एक इंस्टेंट पर कैसे निकालें? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए रिएक्शन वी इंट्रोड्यूस द टर्म इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन which may be defined as follows. क्या है भाई? The rate of the reaction at any instant of the time is the rate of change of concentration, that is particular instant of time, right? That is change of concentration per unit time of any one of the reactant or product at that particular instant of the time. अरे इतनी बड़ी रामायण का मतलब क्या हुआ जो मैंने पढ़ाया? एनसीईआरटी इसलिए बोलते हैं, एनसीईआरटी के शब्द पढ़ने के लिए शुरू से केमिस्ट्री में बोलते हैं कि नहीं बोलते कि एनसीईआरटी पढ़ा करो, तो उसमें क्या है, ऐसी लैंग्वेज लिखी रहती है, ताकि क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी रहती है। और आप 11th क्लास में देख चुके हैं कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत कर देते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइन आती है, 4 लाइन आती है या 5 लाइन आती है, तो 5वीं लाइन पढ़ते समय पहली लाइन भूल जाते क्या है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। लिखो सारा स्पीडली, देखना 12th में सब कुछ सिखाना तुम्हें, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस ही तो चेक करना है। बात भी रूम नंबर बोला समस्या को सुलझाना तो हो गया क्या? मैं 5 बजे से 5 से 6:30, आज के दिन तो ऐसे ही चलेंगे। हाँ अच्छा, तेरी तुम्हारी उधर क्लास है? हाँ कोई नहीं, हो गया अपना। आज की क्लास से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? और आप लोगों की जनरली आदत होती है कि फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल, केवल न्यूमेरिकल मेंस में मिल जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज रीजन वाले क्वेश्चन आपको पीछे कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको ग्राफिकल कैसे सॉल्व किया उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिखाऊंगा, ठीक है? इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, यूनिट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, रेट लॉ क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी आज टर्म बोली थी वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे निकालेंगे, क्या एवरेज रेट को आरओडी और आरओएफ से कैसे निकालते हैं, इन सबको अपन नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे।
जहां जहां एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं बोलता चलूंगा। जैसे कि बाकी जो मुझे लिखाना होता है वो मैं बोर्ड पर लिखवा देता हूँ, ताकि चलती हुई क्लास में ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल आप कितनी स्पीड से लिख सकते हो ये भी मुझे चाहिए। धन्यवाद। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या, इसलिए क्लास में लिखवा रहा हूँ। तू ऊपर स्पेस नहीं छोड़ दी है? छोड़ लिया कर, कभी भूल जाया कर, जा वो बताया था ना उस दिन। हो गया बेटा? नहीं नहीं, अब तो हो गया मेरी क्लास खत्म। डन 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 डन। ठीक है बेटा, तो आज क्या क्या पढ़ा आपने बता दो, बिना कॉपी देखे वो बता दो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या चीज की इंपॉर्टेंस है? टाइम, समय, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? नहीं, अरे वो तो ठीक है, वो तो क्या इंट्रोडक्शन में एप्लीकेशन है ना बेटा। और दूसरा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो कह रहा टाइप्स, टाइप्स तो दो पढ़े थे हमने, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं? 3। वो 2 बता रहा है। हाँ, तो आखिरी वाला क्या होता है? हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ, तभी तो रिवीजन करवा रहा हूँ थैंक यू की स्लाइड पर, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं अपन, कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस, और बोलो मॉडरेट, और बोलो है लास्ट वाली कौन से वाले? वेरी स्लो। अच्छा ठीक है, ओके। अब पढ़ा हमने रेट, हमने केवल रेट पढ़ा था। अगला टॉपिक आपकी मेमोरी पावर चेक कर रहे हैं ये, ठीक है, ध्यान रखें। फिर हमने क्या पढ़ा? ROF एंड ROD, और उसके बाद ROR। हाँ, फिर इसके बाद में कुछ पढ़ा था क्या? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे बेटा।